Deep Trivedi mobile app available on Google Play Store, Android Smart TV and deeptrivediapp.com. ये अंश बेस्ट सेलर्स मैं मन हूं और मैं कृष्ण हूं के लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मुझे सहिष्णुता मत सिखाओ भारत से लिया गया है, जिसका उद्देश्य भारत को सही राह दिखाना है। यदि मैं इन विभिन्नताओं को थोड़ा विस्तार से कहूं, तो शायद जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो तुम्हारे लिए समझना आसान हो जाए। तो शुरुआत में भोजन से ही करता हूं। मोटा मोटी तौर पर यदि मैं कहूं तो भारत में 50 से ज्यादा तरीके के भिन्न भिन्न भोजन पकाए व खाए जाते हैं और ये सब एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। इन 50 तरीके के व्यंजनों को खाकर आप ये सोच ही नहीं सकते कि ये एक ही देश के भिन्न भिन्न भोजन हैं, जबकि सामने विश्व के अधिकांश देशों में एक ही तरीके का भोजन खाया जाता है। यही नहीं, अक्सर तो उसके आसपास के अन्य देशों में भी उससे मिलता जुलता भोजन ही खाया जाता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विभिन्नताओं का सीधा ताल्लुक सहिष्णुता से है। ये सिद्धांत है कि जहां जितनी ज्यादा असहिष्णुता वहां उतनी कम विविधता, और भारत की विविधता ही भारतीय सहिष्णुता की सबसे बड़ी गवाह है। यहां ये और बता दूं कि भारत के हर छोटे मोटे शहर में भी आपको देश के तमाम प्रकार के व्यंजनों के एक नहीं अनेक रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। यहां ये भी स्पष्ट कर दूं कि किसी भी राज्य के ऐसे कोई व्यंजन नहीं जो पूरे देश में चाव से नहीं खाए जाते हों। भारत में कितने तरीके की दाल, कितने तरीकों के अचार व चटनियां खाई जाती हैं और कितने प्रकार की रोटियां खाई जाती हैं, इसका तो हिसाब लगाना ही असंभव है। कुल मिलाकर कहूं तो जितने प्रकार के व्यंजन भारत में पकाए और खाए जाते हैं, उनकी संख्या पूरे विश्व में उपलब्ध तमाम प्रकार के व्यंजनों से कई गुना ज्यादा है। मुझे उम्मीद है कि पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति की विविधता तथा उसकी गहराई समझ में आ गई होगी। निश्चित ही इससे सबकी समझ में आ गया होगा कि भारत की सांस्कृतिक सहिष्णुता की विरासत कितनी महान है। वैसे तो यही क्यों, सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इतने प्रकार के भारतीय व्यंजन उपलब्ध होने के बावजूद विश्व के सभी प्रमुख भोजन भी भारत के हर छोटे बड़े शहरों में उतने ही मशहूर हैं जितने कि यहाँ के स्थानीय व्यंजन। कहने का तात्पर्य ये कि वे सब भी यहाँ उतने ही चाव से खाए जाते हैं जितने चाव से यहाँ पर स्थानीय व्यंजन खाए जाते हैं। खासकर चाइनीज, मैक्सिकन, इटालियन, थाई, लेबनीज तथा कॉन्टिनेंटल व्यंजन तो यहाँ हर कोई खाता है। और ये तमाम अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन भारत में कहीं से भी भारतीय व्यंजनों से कम लोकप्रिय नहीं है। इन सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों के भारत में हजारों बड़े व शानदार रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। अतः दुनिया वालों, मैं पूछना इतना ही चाहता हूं कि मेरे अलावा दूसरी ऐसी कोई एक धरती बताओ जहां ना सिर्फ हजारों तरीके के व्यंजन बनाए जाते हों, बल्कि तमाम मशहूर अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन भी वहां के आम लोगों द्वारा उतने ही चाव से खाए भी जाते हों। इसे कहते हैं सहिष्णुता, समझे? तभी तो मैं कह रहा हूं कि कोई मेरी धरती पर आकर मेरे निवासियों को सहिष्णुता का बोध दे जाए तो बात पूरी तरह से बेतुकी ही नहीं, हास्यास्पद भी हो जाती है। खैर, यहां ये भी बता दूं कि भारत की ये सांस्कृतिक विविधता तथा सहिष्णुता भोजन तक ही सीमित नहीं है। भारतीय सांस्कृतिक धरोहर भी हर क्षेत्र में विविधताओं से भरी है।
तथा हर क्षेत्र में उतनी ही सहिष्णु है। संक्षेप में समझाने का प्रयास करूं तो यहाँ के हर प्रांत का अपना ना सिर्फ एक अलग संगीत है, बल्कि यहाँ के हर प्रांत के अपने भिन्न भिन्न नृत्य भी हैं। लेकिन बावजूद इसके तमाम अंतर्राष्ट्रीय मशहूर संगीत व नृत्य भी भारत में लोकप्रिय है। यही क्यों यहाँ के हर प्रांत की अपनी एक वेशभूषा है। आप मानेंगे नहीं कि यहाँ के हर प्रांत के पहनावों में इतनी विविधता है कि कौन किस प्रांत का है, ये पहनावे मात्र से ही पता लगाया जा सकता है। मैं दावे से कहता हूं कि जितने तरीके के पहनावे भारत में पहने जाते हैं, पूरे विश्व में मिलाकर उतने तरीके के पहनावे नहीं पहने जाते हैं। इसे कहते हैं सांस्कृतिक धरोहर। और सहिष्णुता की ऊंचाई तो ये कि पोशाकों की इतनी विविधता उपलब्ध होने के बावजूद भी आज की तारीख में भारत की सबसे लोकप्रिय पोशाकें पश्चिमी ही हैं, अर्थात कोट, पैंट, शर्ट, गाउन, नाइट सूट, शॉर्ट, स्कर्ट वगैरह। और फिर भारतीय सहिष्णुता की बात ही क्या करना, इसकी तो जितनी चर्चा करी जाए कम है। सभी जानते हैं कि भारत का प्रमुख धर्म हिंदू है। 2011 की जनगणना को आधार माना जाए तो कुल जनसंख्या के करीब 80% लोग यहाँ हिंदू धर्म का पालन करते हैं। भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद राष्ट्रपति है और पूरे विश्व को आश्चर्य होगा कि देश को आजाद हुए अभी 70 वर्ष ही हुए हैं और उसमें 3 बार इस सर्वोच्च पद को मुसलमान सुशोभित कर चुके हैं। उनके नाम कहूं तो पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद, तीसरे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके अलावा श्री मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि एक मुसलमान हैं, वे भी 2 मर्तबा कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाल चुके हैं। यही क्यों ज्ञानी जैल सिंह, जो कि एक सिख थे, वे भी एक बार राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर चुके हैं। इतना ही नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि भारत की सबसे बड़ी तथा पुरानी राजनैतिक पार्टी है, जिसने आजादी से आज तक के 70 वर्षों में करीब 50 वर्षों से ज्यादा चुनाव जीतकर देश पर शासन किया है। उस पार्टी की प्रेसिडेंट सन 1998 से, यानी कि पिछले 18 वर्षों से इटली में पैदा हुई सोनिया गांधी हैं और उनके अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस 2 बार चुनाव जीतकर 10 वर्षों तक राज भी कर चुकी है। और इन पूरे 10 वर्षों तक भारत के जो प्रधानमंत्री थे, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, वे भी एक सिख थे। सोचो, सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भी इस धरती ने सहिष्णुता नहीं खोई है। बताइए मुझे मिस्टर ओबामा कि विश्व के कौन से देश में सहिष्णुता की ऐसी मिसाल आपको मिल सकती है? और फिर दूर क्यों जाना, आपके अमेरिका के इतने विशाल इतिहास में कितने गैर क्रिश्चियन राष्ट्रपति बने? शायद एक भी नहीं। और फिर आप ये क्यों भूलते हैं कि अमेरिका के इतने लंबे इतिहास के बावजूद आप वहां के पहले ब्लैक राष्ट्रपति हैं, यानी इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद उसके किसी प्रतिनिधि को प्रमुख पद तक पहुंचने में इतने वर्ष लग गए। और यहां भारत में सिख समुदाय, जिनकी जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या के करीब 2% है, उनके प्रतिनिधियों को यहां के राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री दोनों पदों की शोभा बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो चुका है। इतना ही नहीं, खुले विचारों का दावा करने तथा
सबको एक निगाह से देखने जैसी बातें करने के बावजूद अमेरिका के इतने लंबे इतिहास में एक भी महिला आज तक राष्ट्रपति के पद तक नहीं पहुंच पाई है। ये तो ठीक, अमेरिकी असहिष्णुता की हद तो ये कि प्रजातंत्र की स्थापना के 132 वर्ष तक तो आपके यहां महिला को वोट देने का अधिकार तक नहीं था, जबकि भारत में प्रजातंत्र की स्थापना के साथ ही महिलाओं को वोटिंग का अधिकार उपलब्ध था। और तो और भारतीय प्रजातंत्र के मात्र 70 वर्ष के इतिहास में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी 2 बार प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर चुकी हैं। यही क्यों श्रीमती प्रतिभा पाटिल तो 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का पद भी संभाल चुकी हैं। अतः निवेदन सिर्फ इतना ही करना चाहता हूं कि विश्व के किसी भी व्यक्ति को भारत को सहिष्णुता सिखाने की आवश्यकता नहीं है। सच तो ये है कि पूरे विश्व को भारत से सहिष्णुता सीखने की आवश्यकता है, और ये बात मैं मारे घमंड के नहीं, करुणा से भरकर कह रहा हूं। मेरा मकसद कतई स्वयं को या मेरे निवासियों को ऊंचा दिखाने का नहीं है। मेरा मकसद तो इस बहाने विश्व समुदाय में आपसी सहिष्णुता बढ़ाने का है, सबको सहिष्णुता का सबक सिखाने का है। अतः मेहरबानी कर सब करना, परंतु मेरी भावना पर शक मत करना। सुनने में मजा आया तो आप इसे पढ़ने का मजा भी ले सकते हैं। मुझे सहिष्णुता मत सिखाओ, भारत। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवद गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुम्ही आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।